Okay, ji, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So today we will discuss the new session regarding OSCE Viva Step 2 NLE, that is lab interpretation. ठीक है, lab interpretation is one of the station in medicine. ये medicine के अंदर station है. इसमें आप लोगों को जो important चीजें पता होनी चाहिए वो ये है, इसमें हमें एग्जामिनर जनाब TFT का टेस्ट दे सकता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, जैसा कि थायराइड फंक्शन टेस्ट. तो उसमें हमने देखना है कि हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है. ठीक है, फिर इसके साथ वो CBC बता सकता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें इनीमियाज, ल्यूकीमियाज, मतलब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है या ल्यूकोसाइटोसिस है, इस तरह की कंडीशन हम देंगे. ABGs बहुत कॉमन देते हैं, आर्टीरियल ब्लड गेसेस, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. तो आज हम जो है ना एक सिंपल क्लासिफाइड क्लास लेते हैं और उसमें हम ये पढ़ेंगे कि वो हमें क्या दे सकते हैं. तो देखिए, केस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. वो जो मेन आप लोगों को केस बताएंगे वो ये है कि 26-year-old मेल is brought to the emergency in a history of sudden onset abdominal pain, ठीक है, abdominal pain, mental confusion, and he has fruity odor, smell and breath. Investigation shows pH is equal to, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप लोगों को वो बता सकते हैं कि ABG shows arterial blood gases, that is called ABGs. pH is equal to 7.21, HCO3 is equal to 18 and PCO2 level is equal to 44. वो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बता सकते हैं 90% या 92, 97, मतलब नॉर्मल राउंड अबाउट 95 लिख ले. क्लियर है. यहाँ पे लिखे, इसमें जो मेन पॉइंट आती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, वो ये है कि जो क्वेश्चन में हमने देखना है उसमें यही पॉइंट आता है कि व्हाट इज दी डायग्नोसिस, इसकी जनाब डायग्नोसिस क्या है. और सबसे पहले इसमें आता है कि इसकी एसिड बेस बैलेंस, कैलकुलेट अनायन गैप. इसकी अनायन गैप क्या है, कैलकुलेट अनायन गैप. ठीक है, ओके, अनायन गैप. और इसमें जो डायग्नोसिस भी बतानी है, एसिड बेस इम्बैलेंस भी बताना है. तो एसिड बेस इम्बैलेंस, ठीक है, ये भी बतानी पड़ती है, दैट इज एसिड बेस इम्बैलेंस. ठीक है जी. अब देखें इसमें अकॉर्डिंग टू यू, हाँ जी, क्या हो सकता है, क्या बस इसमें जो मेन पॉइंट्स है दैट फेवर द डायग्नोसिस, इसमें है कि द पेशेंट प्रेजेंटेड विद सडन ऑनसेट एब्डोमिनल पेन, कि पेशेंट के अंदर एब्डोमिनल पेन है, साथ में जनाब उसको मेंटल कंफ्यूजन है और फ्रूटी ऑर्डर स्मेल. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच विल क्लू टुवर्ड आवर डायग्नोसिस. फ्रूटी ऑर्डर स्मेल, इट इज अ हॉल मार्क ऑफ एनीवन. हाँ जी, वेरी गुड, दैट इज DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस. इस पेशेंट के अंदर ये टाइप 1 डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है और ये जनाब DKA पेशेंट है और इसकी ABGs हमने देखनी है. तो आप लोगों को तो ये पता होना चाहिए कि यंगर एज के अंदर, ठीक है, यंगर एज का बंदा है, उसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि डायबिटिक पेशेंट है और उसमें मेंटल कंफ्यूजन है और फ्रूटी ऑर्डर स्मेल है. क्लियर है. तो फ्रूटी ऑर्डर स्मेल जब भी एग्जाम में आ जाए, इट इज अ बिग क्लू टुवर्ड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है दैट इज अ केस ऑफ DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस. अब हमने इस EBGs को देखकर ये हल करना है कि ये एसिडोसिस है तो मेटाबॉलिक है या रिस्पायरेटरी है. तो चाहे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आ जाए, देखिए सिनेरियो के अंदर हमने एक चीज याद रखनी है कि सबसे पहले हमने pH को देखना है. pH इज इक्वल टू 7.35, जो नॉर्मल pH है, तो 7.45. क्लियर है. दिस इज द नॉर्मल pH. फिर इसके बाद हमने HCO3 देखना होता है. HCO3 ये 22 से लेके 26 तक होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी. तो दैट इज HCO3 और PCO2 नॉर्मली
35 से लेके 45। तो ये 3 वैल्यूज आप लोगों ने बाई हैंड या बाई फिंगर टिप्स याद रखनी है। अगर फॉर एग्जांपल हम पीएच को देखें तो पीएच नॉर्मली अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजी 3.5 से लेके 7.45। अगर किसी की पीएच इस 7.35 से कम आ जाए, कंडीशन इज कॉल्ड एसिडोसिस। लेकिन अगर पीएच इस वैल्यू से ज्यादा आ जाए, ग्रेटर आ जाए, दैट इज कॉल्ड अल्कलोसिस। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब एबीजीज आर्टीरियल ब्लड गैसेस के बारे में हम बात करते हैं तो हम पीएच को फोकस करते हैं। अगर पीएच की वैल्यू 7.35 से कम है वो एसिडोसिस है, लेकिन अगर वो 7.45 से ज्यादा है तो वो अल्कलोसिस है। फिर हेसेलबेक एंडरसन इक्वेशन यही कहता है, ये चीज याद रखना है कि जो पीएच है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाइकार्बोनेट, और पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट आप लोगों को समझाना है वो ये है कि अगर बाइकार्बोनेट की वजह से पीएच का मसला है तो जब बाइकार्बोनेट ज्यादा होगा पीएच भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो PCO2 है इसका रिलेशन पीएच के साथ इनवर्स है। अगर बाइकार्बोनेट जनाब जिस तरह बाइकार्बोनेट डायरेक्ट है, अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पीएच भी इंक्रीज है, अगर बाइकार्बोनेट डिक्रीज है तो पीएच भी डिक्रीज है। वजह यह है कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पे उल्टी बात है, अगर PCO2 का लेवल बॉडी में बढ़ जाए तो पीएच रिलेटिवली क्या हो जाता है? कम। द रीजन इज कि PCO2 एंड पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो जब एसिड बेस बैलेंस के बारे में एबीजीज की हम बात करते हैं, इसका एक ट्रिक आप लोगों ने वाइवा के अंदर ये याद रखना है कि whenever a professor gave you the question regarding arterial blood gases, focus on the pH first। तो हम pH को टारगेट करते हैं कि ये नॉर्मल है कि नहीं है। और नॉर्मल pH should be from 7.35 to 7.45। अब अगर pH 7.21 है तो ये नॉर्मल से कम है, तो दैट इज एसिडोसिस। अब हमारे जो पेशेंट है उसमें क्या है? एसिडोसिस है। अब नेक्स्ट टारगेट समझ गए? नेक्स्ट टारगेट हमने ये देखना है कि यार जो पीएच कम है ये HCO3 की वजह से है या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर ये पीएच कम तो है, तो अगर ये कम है और इसका वजह HCO3 है तो इसको भी कम होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए HCO3 कम है क्या? नहीं, क्योंकि HCO3 का नॉर्मल वैल्यू 22 है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पीएच है वो डिस्टर्ब क्या है? किसने? बाइकार्ब ने, क्योंकि PCO2 नॉर्मल 35 से 45 है और वो नॉर्मल आए हैं। यहाँ पे जो एसिडोसिस है ये पीएच डिस्टर्बेंस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं बल्कि बाइकार्बोनेट की मसले से हुआ है। एंड इफ पीएच इज डिस्टर्ब बाय बाइकार्ब इट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक इशू, so that is called metabolic acidosis। ये क्या आएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर कैलकुलेट अनायन गैप, कि अनायन गैप बढ़ेगा कम होगा क्या होगा। लेकिन सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि अनायन गैप है क्या। अनायन गैप इज इक्वल टू सोडियम माइनस देखिए HCO3 प्लस क्लोराइड। ये हर एक को ऑन द डे एग्जाम पता होना चाहिए। अनायन गैप मालूम करने का यह तरीका है, सोडियम का नॉर्मल वैल्यू 135 माइनस HCO3 का लोवेस्ट वैल्यू नॉर्मल 22 है, हम लोवेस्ट वैल्यू रखते हैं, और Cl का लोवेस्ट वैल्यू 100 होती है। तो 135 माइनस अगर 22 और 100 को हम मिलाए तो 122। इसका मतलब ये है कि 135 से अगर हम 122 माइनस करें तो नॉर्मल अनायन गैप कितना बनता है? 13 बनता है। अब जो डायबिटिक पेशेंट है DKA उसके अंदर अनायन गैप कैसे है, और ये हमारे पास क्या है? ज्यादा है कम है। तो देखिए अनायन गैप का नॉर्मल जो रेंज है वो 11 से लेके 15 तक है, लेकिन नॉर्मली इसका एवरेज कितना होता है? 13 होता है। अब देखिए बहुत आसान है कि अनायन गैप इन अ गिवन पेशेंट। अब आप लोगों को सर ने, प्रोफेसर साहब ने वाइवा के अंदर या किसी स्टेशन के अंदर आप लोगों को ये इन्वेस्टिगेशन दी है, जल्दी पुट करें। डायबिटिक पेशेंट के अंदर सोडियम लेवल इज अनचेंज, तो ये 135 अपनी जगह पे आएगा। इसमें बाइकार्ब का लेवल क्या हुआ है? जो गिवन डेटा है वो 18 है। यहाँ पे जो बाइकार्ब 22 हमने लगाए हैं, ये हमने नॉर्मल अनायन गैप की बात की है, लेकिन यहाँ पे हम गिवन डेट ऑफ द पेशेंट पुट करते हैं तो HCO3 की नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 22। लेकिन हमने तो पेशेंट की पुट करनी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने अनायन गैप मालूम करना है। तो HCO3 गिवन डेटा में 18 है, तो 18 माइनस 18 प्लस 100 अपनी जगह पे, तो 135 ठीक है, माइनस 18 प्लस 100 118।
اور اس سے جناب آتا ہے 17. تو یہ مطلب یہ ہے کہ جو انائن گیپ ہے وہ نارمل سے کیا ہو چکا ہے؟ بڑھ چکا ہے. تو ڈی کے اے پیشنٹ کے اندر میٹابولک ایسیڈوسس ہوتا ہے اور اس میں انائن گیپ ہمیشہ بڑھتا ہے. اب یہاں پہ آپ سے یہ کوشچن یہ پوچھا جاتا ہے کہ انکریز انائن گیپ ہمیں کیا بتا رہے؟ انکریز انائن گیپ gives us the clue about acidosis کہ باڈی کے اندر کنٹینیوسلی ایسڈ کیا ہوتی ہے؟ پروڈیوس ہوتی ہے. اب یہاں پہ جو مین پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ڈائبیٹک پیشنٹ DM1 ڈائبٹیز ملائٹس یہ دو طرح کی ہیں. نمبر 1 DM1 ڈائبٹیز ٹائپ 1 اینڈ DM2 دیٹ از ڈائبٹیز ٹائپ 2. جو ڈائبیٹک پیشنٹ ٹائپ 1 ہے اس میں بیٹا سیل ڈسٹرکشن ہوتی ہے. دیر ول بی نو انسولین اینڈ گلوکوز ول بی ہائی ان دا بلڈ سو ہائپر گلائسیمیا. لیکن جو DM2 پیشنٹ ہے اس میں انسولین اگرچہ ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ریسپٹر پہ کام نہیں کرتا, اس وجہ سے گلوکوز لیول کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو صرف دو چیزیں, ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے اندر بیٹا سیل آف پینکریاز بیکم ڈسٹرائے وچ کین ناٹ پروڈیوس انسولین, اور انسولین ہارمون اگر ایبسنٹ ہے تو گلوکوز لیول کیا رہیں گے؟ زیادہ رہیں گے. ٹائپ 2 کے اندر انسولین اگرچہ ضرور ہوتا ہے لیکن وہ جا کر ریسپٹر پہ کام نہیں کرتا, تو اس میں ریسپٹر ریزسٹنس ہوتی ہے اور اس میں گلوکوز کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو انسولین ہارمون ہے یاد رکھے اس کا جو ایفیکٹ ہے لپڈ پہ یہ لائپوجینیسس کرتا ہے. یہ بھی وائوا میں ہمارے اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا ہے. تو ریممبر نارمل انسولین فنکشن آن دا لپڈ از لائپوجینیسس. اب ٹائپ 1 ڈائبیٹک پیشنٹ کے اندر انسولینو نہیں ہوتا, تو جب ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں یہاں پہ لکھتا ہوں ٹائپ 1 ڈائبٹیز, تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں دیر از لیک آف انسولین, اس میں انسولینو نہیں ہوگا. اب انسولین کا نارمل کام ہے لائپوجینیسس, انسولین نارملی لپڈ بناتی ہے, یہ انابولک ہارمون ہے. لیکن اگر ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں انسولین نہیں ہے تو پھر لپڈ جینیسس کی یا لیپوجینیسس کی بجائے کیا ہوگی؟ لائپولائسس, اور لائپولائسس کی وجہ سے فری فیٹی ایسڈ بنے گی. کیا بنے گی؟ فری فیٹی ایسڈ. اینڈ دیز فیٹی ایسڈ کنورٹ لیٹر انٹو ایسیٹائل کو اے. ایسیٹائل کو اے از اے 2 کاربن کمپاؤنڈ, اور یہ ایسیٹائل کو اے جو بنتی ہے یہ لیور میں بنتی ہے. کہاں پہ؟ لیور میں. اور دیز ایسیٹائل کو اے لیٹر ان دا لیور کنورٹڈ انٹو کیٹون باڈیز. یہ کس میں کنورٹ ہوگی؟ کیٹون. تو یہاں پہ جو ایم سی کیوز ہے کہ کیٹون باڈی سنتھسس جس کو ہم کیٹوجینیسس کہتے ہیں یہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ آنسر از ان دا لیور. اور کیٹوجینیسس یا کیٹون باڈی اس کی جو سنتھسس ہے یہ ہمارے پاس کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ریممبر کیٹون باڈی جو ہے اس کی جو سنتھسس ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بیکاز دیر از لائپولائسس. انسولین نہ ہونے کی وجہ سے لپڈ کی لائسس ہوتی ہے اور اس وجہ سے پھر کیٹون باڈی سنتھسائز ہوتی ہے. اگر انسولین ہوتا تو پھر لائپوجینیسس ہوتا, پھر کیٹون باڈی نہیں بنتے. کلیئر ہے؟ اب یہاں پہ جو کیٹون باڈی ہے یہاں پہ یاد رکھے ہمارے پاس ایک ہوتا ہے بیٹا ہائیڈرکسی بیوٹریٹ. کیٹون باڈی کے اندر ایک جو آتا ہے بیٹا ہائیڈرکسی بیوٹریٹ, کہ بھائی بیٹا ہائیڈرکسی بیوٹریٹ اس کیٹون باڈی. ایک ہوتے ایسیٹو ایسیٹیٹ, تو ایسیٹو ایسیٹیٹ بھی کیا ہے؟ کیٹون باڈی. اور ایک ہوتے ایسیٹون. اب ان سیکیوز میں اگر آ جائیں کہ ان تینوں میں کون سی کیٹون باڈی ہے جو لیور کے اندر سب سے پہلے بنتی ہے؟ دیٹ از ایسیٹو ایسیٹیٹ. وہ کیا ہے؟ ایسیٹو. یہ پرائمری کیٹون باڈی ہے, اور پھر یہ جو دونوں ہے یہ اس سے ڈیرائیو کی جاتی ہے, اس کو ہم سیکنڈری کیٹون باڈی کہتے ہیں. اب کوشچن ٹو بی ریممبر فار ایم سی کیوز کہ ان تینوں میں سے سب سے لائٹسٹ کیٹون باڈی وہ ایسیٹون ہے, اور یہ لائٹسٹ کیٹون باڈی کیا کرتی ہے؟ یہ ہم ایکسہیل کرتے ہیں برتھ میں, اس لیے جس کی وجہ سے فروٹی آرڈر اسمیل آتی ہے. تو فروٹی آرڈر اسمیل ان اے ڈی کے اے پیشنٹ از ڈیو ٹو ایکسہیلیشن آف ایسیٹون بیکاز اٹ از اے ویری ویری لائٹسٹ کیٹون باڈی. اب یہ جو کیٹون باڈی ہے یہ کنٹینیوسلی ایسڈ پروڈیوس کرتی ہے H+. اب آپ لوگ کو یہ شاید اسٹیپ 1 سے پتا ہو کہ اگر H+ باڈی میں بڑھتی رہے H+ ہائیڈروجن آئن از اے ایسڈ. اب اس ایسڈ کے مقابلے کے لیے ہماری باڈی از اے کمپنسیٹری میکینزم کیا بناتی ہے؟ HCO3. اور یہ جو H+ ہے HCO3 کے ساتھ مل کر کیا بنائے گا؟ H2CO3. اور یہ انسٹیبل ہے, یہ ڈسوسیٹ ہوگا H+ میں اور HCO3 مائنس میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈسوسیٹ ہوگا H2O اور CO2. اس کا مطلب کہ جتنا ڈائبٹیز ٹائپ 1 کی سیویریٹی ہوگی انسولین نہ ہونے کی وجہ سے لائپولائسس, اور آخر میں کیا بنے گی؟ کیٹون باڈی. تو کیٹون باڈی جب یہ تینوں بنے گی یہ کنٹینیوسلی H+ آئن ریلیز کرتی ہے,
اور H प्लस जितना ज़्यादा रिलीज होगा तो HCO3 के साथ मिलेगा तो H2CO3, जितना H ज़्यादा होगा तो HCO3 की रिलीज क्या होगी बॉडी में ज़्यादा, और वो कंज्यूम होगी तो फ्री HCO3 का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा। इसलिए डायबिटिक कीटोएसिडोस पेशेंट में HCO3 नॉर्मल क्या होते हैं, कम। तो HCO3 कम, तो आप लोग को इक्वेशन बताया था कि HCO3 का जो रिलेशन है वो pH के साथ क्या है, डायरेक्ट। तो HCO3 कम तो pH भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देयर इज एसिडोसिस। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। और जितना ये HCO3 कम होगा, ये वैल्यू कम होगी तो अनायन गैप इसलिए बढ़ेगा, ये HCO3 इस एसिड का मुकाबला करती है। तो इंक्रीज अनायन गैप ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोस पेशेंट का मतलब इसके अंदर क्या बनता है, एसिड होते हैं। तो इंक्रीज अनायन गैप इट शोज इंक्रीज एसिड इन दी बॉडी। DKA पेशेंट में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को वाइवा में, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, आंसर इज रेगुलर इंसुलिन। हम इंसुलिन आर या रेगुलर इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन रेगुलर या रेगुलर इंसुलिन देते हैं, जिसको हम हीमोलिन आर भी कहते हैं। और इसका अगर बेस्ट रूट पूछा जाए तो हम आई भी देते हैं। और अकॉर्डिंग टू द एक्टिंग ड्यूरेशन इफ द क्वेश्चन कम, इट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग की क्या है, तो रेगुलर इंसुलिन इज अ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। ये क्या है, शॉर्ट एक्टिंग, और ये हम देते हैं। लेकिन इसके साथ 5% डिक्सट्रोज इसलिए देते हैं कि इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया को हम क्या करें, प्रिवेंट कर सकें। तो दिस व्हाट द स्टेशन ऑफ DKA। आज जुम्मा है, इंशाल्लाह इतना याद करें। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि वो आज अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन इंशाल्लाह कल से हम फिर और मजीद आगे जो LFCs है, CBCs है, अदर टेस्ट है, इंशाल्लाह वो कल हम डिस्कस करेंगे। दिस इज जस्ट फॉर DKA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग अगर इस पर कमांड हासिल करें तो इंशाल्लाह DKA को, चाहे किसी का मॉर्निंग टेस्ट है, इवनिंग टेस्ट है, सब में DK आ सकता है, और इंशाल्लाह इसके 10 नंबर है। तो एक कंपाइल चीज़ मैंने आज प्रिपेयर की थी, इंशाल्लाह कल से फिर इसमें हम डिटेल मजीद, कल शायद 2 क्लास हम ले लें और मजीद डिस्कशन करें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।